Hello guys, today we'll be discussing a very important topic from the chapter banking. We'll be discussing the topics of gross NPA, net NPA, provisioning amount, provisioning coverage ratio, all these things. We'll be also discussing with you the classification of assets. So we'll start the discussion with classification of assets and then we'll be moving towards all those things, provisioning coverage ratio and all, and we'll be also discussing why do we need recapitalization of banks. Alright, let's start. So in one of the previous lectures I have discussed with you I have told that whenever a bank lends to any customer, so this 100 rupees which the bank is lending, it is an asset for the bank. This is a liability for the borrower. The person who is depositing, for him, this is an asset, and for the bank, the deposits to the bank are a liability. Alright. This is deposit rate. This is lending rate. Say credit rate or lending rate. Alright. So why is this 100 an asset for the bank? This 100 is an asset for the bank because the bank will be earning 12% interest on this 100 rupees. Alright. So if I talk about classification of assets. कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं. तो सपोज करो कि आई हैव टेकन अ होम लोन जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे को 10th हर महीने की 10th तारीख को देने. तो 10th ऑफ एवरी मंथ मैं उसकी EMI दे रहा हूं. ठीक है, मैंने एक होम लोन लिया है और महीने की 10 तारीख हर महीने की 10 तारीख को मैं उसकी EMI दे रहा हूं. राइट, इसको साइलेंट कर लो यार. ठीक है, तो अब सपोज कि 2020 है. ठीक है, वी आर इन 2020. सपोज वी आर इन 2020. तो जनवरी, फरवरी, मार्च. सपोज मैंने फेब में लोन लिया. सो आई मेड अ पेमेंट ऑन 10th ऑफ मार्च. आई मेड अ पेमेंट ऑन 10th ऑफ अप्रैल. आई मेड अ पेमेंट ऑन 10th ऑफ मे. राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि मैंने लोन लिया और मैंने फेब मंथ में लोन लिया. मैंने मार्च में पेमेंट कर दी, मैंने अप्रैल में पेमेंट कर दी, मैंने मई में भी पेमेंट कर दी. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट की बात करूं तो फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एसेट. स्टैंडर्ड एसेट क्या है? व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज रिटर्न्ड ऑन टाइम. जब मैं EMI टाइम पे दे रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे दे रहा हूं. दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एसेट. सो व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज रिटर्न्ड ऑन टाइम, इट्स कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एसेट. ऑलराइट. फिर सपोज करो जून महीने को आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ पेमेंट. तो पेमेंट करने कब थी? 10th ऑफ जून को, बट 10th ऑफ जून को मैं पेमेंट नहीं कर पाया. 10th ऑफ जुलाई को भी
10 जुलाई को भी मैं पेमेंट नहीं कर पाया और 10 अगस्त को भी मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो 10 जुलाई को जब मैंने पेमेंट नहीं की, 10 जुलाई को जब मैंने पेमेंट नहीं की, तो 10 जुलाई को कितना डिले हो गया पेमेंट में? पेमेंट करने कब थे? 10 जून को। 10 जुलाई को जब मैंने पेमेंट नहीं की, तो 10 जुलाई को डिले हो गया 30 डेज का। 10 अगस्त को पेमेंट नहीं की, 10 अगस्त को डिले कितना हो गया? 60 डेज का। और मैंने 10 सितंबर को भी पेमेंट नहीं की, और 10 सितंबर को कितना डिले हो गया? 10 सितंबर को डिले हो गया 90 डेज का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेमेंट किए हुए कितना टाइम हो गया, मैं कह रहा हूँ पेमेंट डिले को कितना टाइम हो गया। सपोज करो आप लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूशन की फीस भरनी थी 10 तारीख को, पर आप लोगों ने 15 तारीख को फीस दी, तो कितने दिनों बाद फीस दी आपने? 5 दिनों बाद फीस दी, राइट। तो मैंने पेमेंट करनी थी 10 जून को, पर 10 जून को पेमेंट नहीं किया, तो 10 जुलाई को कितना डिले हो गया पेमेंट का? 10 जुलाई को डिले हो गया 30 डेज का, 10 अगस्त को डिले होगा 60 डेज का, 10 सितंबर को होगा डिले 90 डेज का। तो 10 सितंबर को मेरे अकाउंट को एनपीए बोल दिया जाएगा। तो दूसरा टाइप क्या है? एनपीए, जिसका मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 90 डेज। जब 90 डेज का डिले हो इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट करने में अगर 90 दिन का डिले हो तो उसको मैं बोलता हूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अब सपोज करो कि 2021 आ गया और 2021 के भी 10 सितंबर तक मैंने कोई पेमेंट नहीं की। पेमेंट मैंने यहां पर भी नहीं की, पर 10 सितंबर 2021 को भी मैंने कोई पेमेंट नहीं की। तो 2021 सितंबर में एनपीए को हो गया 1 साल, राइट। तो तब उसको बोलेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? व्हेन द अकाउंट रिमेन्स एनपीए फॉर 1 ईयर, when the account remains NPA for 1 year, it is called substandard asset. फिर 2022 आया, मैंने 2022 के सितंबर तक भी कोई पेमेंट नहीं की, तो 2022 सितंबर तक एनपीए को कितना टाइम हो गया? एनपीए को हो गया 2 साल। तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट क्या है? व्हेन एन एसेट रिमेन्स अ एनपीए फॉर 2 years, जब कोई एसेट एनपीए 2 साल के लिए रहता है, जब किसी अकाउंट को एनपीए होए हुए 2 साल हो जाए तो उसको डाउटफुल एसेट बोलते हैं। ठीक है। फिर एक है लॉस एसेट। अब लॉस एसेट क्या है? इफ आरबीआई और ऑडिटर ऑफ द बैंक ही सर्टिफाइज दैट नथिंग सिग्निफिकेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसेट, तब उसको लॉस एसेट बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल मैं हिंदी में बताता हूं। अगर आरबीआई या फिर बैंक का ऑडिटर अगर ये बोल दे कि इस एसेट से अभी कुछ रिकवर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं मिल पाएगा इसे वापस, तब उसको लॉस एसेट बोलते हैं। पर लॉस एसेट की कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दिस। अब टाइम लिमिट क्यों नहीं है? सपोज करो कि मैंने जनवरी महीने के अंदर एक 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। पर्सनल लोन वो होता है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। पर फरवरी महीने के अंदर ही मेरी और मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है।
अब तो इस केस के अंदर बैंक कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, अनसिक्योर्ड लोन है, पर्सनल लोन इज अनसिक्योर्ड लोन. So if I take a loan in the month of January, a 5 lakh rupees of personal loan in January, which is without any collateral, and I die and my whole family dies in the month of Feb, then who will pay? Who will return the loan to the bank? No one will return the loan to the bank. That case, the loan is a loss asset for the bank. उसको NPA बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जब पता है पैसा वापस आएगा ही नहीं. When we know the money won't be coming back, it is a loss asset. So when the auditor of the bank or RBI it certifies that nothing significant can be recovered from the loan, it is called loss asset. And for loss asset there is no time frame. Alright, तो ये क्लासिफिकेशन है एसेट्स की, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं. हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट है जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे वापस आता है. हमारे पास एनपीए है व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 90 डेज. सब स्टैंडर्ड एसेट है सब स्टैंडर्ड एसेट. सब स्टैंडर्ड एसेट है जब एनपीए बने हुए 1 साल हो जाए. हमारे पास डाउटफुल एसेट भी है जब एनपीए बने हुए 2 साल हो जाए. और हमारे पास लॉस एसेट भी है when nothing significant can be recovered. That's called a loss asset. All right. आगे चलते हैं. आप अभी एक बात समझिए, ठीक है. ये अकाउंट एनपीए कब बना? अकाउंट एनपीए बना 10th of September को. बट उससे पहले क्या? उससे पहले क्या कोई क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? देयर इज अ क्लासिफिकेशन इवन फॉर अ डिले ऑफ लेस देन 90 डेज. तो अब ये देखिए, पेमेंट आने कब थी? 10th of June को. 10th of June को जब पेमेंट नहीं आई तो 11th of June को कितना डिले हो गया? 1 दिन का डिले हो गया. और 10th of July तक कितना डिले होगा? 30 डेज का जुलाई डिले होगा. तो हमारे पास 3 और तरह के एसेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स. एसएमए. तो एसएमए 3 टाइप के होते हैं. एसएमए 0, एसएमए 1 एंड एसएमए 2. एसएमए 0 क्या है? व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 1 to 30 डेज. तो मतलब कि 11 जून को मेरे अकाउंट को एसएमए 0 बोल दिया जाएगा और 9th जुलाई तक वो एसएमए 0 ही रहेगा. देन आई हैव एसएमए 1 व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 31 to 60 डेज. और एसएमए 2 क्या है? व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 61 to 89 डेज. ऑलराइट. और 90 डेज के डिले के ऊपर तो उसको एनपीए बोल ही देते हैं. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स वेयर वी हैव standard asset, NPA, substandard asset, doubtful asset, loss asset and SME 0, 1, 2. Let's continue. अभी आपको मैं समझा रहा हूं प्रोविजनिंग अमाउंट. प्रोविजनिंग, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए. तो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, समझना पड़ेगा. सुनो अभी बात. सपोज आई हैव टू ओपन अ बैंक. अगर मेरे को बैंक खोलना है तो मेरे को उसके लिए क्या चाहिए? तुम लोग बोलोगे मेरे को बैंक लाइसेंस चाहिए, कुछ लोग बोलोगे मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ लोग बोलोगे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए.
बट क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात, मेरे को पैसा चाहिए। मेरे को पैसा क्यों चाहिए ये समझिए। सपोज करो मैंने कोई बैंक खोला, नाम रखा XYZ। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक क्या करेगा? इससे इन लोगों से 10 करोड़ रुपए लेगा और यहां पर कुछ CRR SLR वाला जो अमाउंट है वो बैंक के पास रहेगा। CRR इट गोज विद RBI, SLR रिमेन्स विद द बैंक। सपोज CRR SLR टुगेदर आर 20%, दोनों 20% है, तो 2 करोड़ रुपए CRR SLR में कट गया। 8 करोड़ द बैंक विल बी एबल टू लेंड। ठीक है, तो बैंक क्या कर रहा है? इससे रुपए लिया और इसको रुपए दे दिए, राइट। अब सपोज करो ये अकाउंट कल को बन जाता है NPA, मतलब कि ये कॉर्पोरेट अपने 8 करोड़ रुपए वापस नहीं कर पाता, तो क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर CRR और SLR हेल्प करेंगे। अगर सपोज करो ये आप लोगों सपोज आप लोगों को ये पता लगता है कि आपने बेस्ट बैंक को रुपए दिए थे, उस बैंक ने आगे जिसको रुपए दिए थे वो आगे अपना पैसा वापस नहीं कर पाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? क्या आप लोग क्लास अटेंड करोगे या फिर आप लोग बैंक को भागोगे अपने पैसे निकलवाने के लिए? ठीक है, तो इफ यू फाइंड आउट दैट द मनी विच यू हैव डिपॉजिटेड विद द बैंक lend it to someone else and now the bank is having increased number of NPAs. In that case, you know it very well that the bank lend your money to that person and the person did not return that money to the bank, hence the bank will never be returning your money. So now all of you will be running towards the bank to withdraw your deposits. So whenever people run to the banks in large numbers to withdraw their deposits, it's called bank run. बैंक रन। तो बैंक रन क्या है? जब लोग बैंक की तरफ भागते हैं अपना सारा डिपॉजिट निकालने के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रन। तो जब बैंक रन हो जाए तो बैंक के पास CRR और SLR हैं जो बैंक की मदद करते हैं बैंक को पैसा वापस करने के लिए। तो यही रोल है CRR और SLR का, that is CRR and SLR they help the bank. CRR and SLR they help the bank during bank run. They help the bank during bank run. All right. बट CRR और SLR तो सिर्फ 20% है। सो पॉइंट इज दिस पर्सन ही गेव 10 करोड़ रुपीज टू द बैंक इट लेंड 8 करोड़ रुपीज हियर। फ्रॉम दिस 8 करोड़ रुपीज द बैंक वाज एबल टू गेट ओनली 4 करोड़ रुपीज सपोज। सो 4 करोड़ रुपीज फ्रॉम हियर, 2 करोड़ रुपीज फ्रॉम हियर, isn't the bank still in a loss of 4 crores? Bank got 4 crore from here, 2 crore the bank already has, the bank still needs 4 crore rupees to give back to the depositors. I am not assuming any interest over here, but principal तो वापस करना है। So how will the bank be able to return the loss? How will be the bank be able to bear the loss? इसलिए बैंक को अपने पास कुछ रुपया चाहिए। अगर बैंक के पास अपने 10 करोड़ रुपए होते तो बैंक 6 करोड़ रुपए यहां से ले रहा है, 4 और 2 6, और इस 10 में से 4 और निकाले, इनके 10 करोड़ वापस किए, बैंक विल स्टिल हैव 6 करोड़ लेफ्ट विद इट। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली अ बैंक नीड्स कैपिटल टू टेक केयर ऑफ एनी लॉसेस। तो कैपिटल क्यों चाहिए?
capital, it helps the banks to take care of the losses. All right. तो हेंस अगर मेरे को बैंक खोलना है तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? मेरे को सबसे पहले चाहिए कैपिटल। अब आगे चलते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि बैंक को हमने डिपॉजिट कराए 500 रुपए, बैंक के पास अपने कैपिटल 100 रुपए, और बैंक ने ये पैसा अलग अलग लोगों को लेंड कर दिया। आई एम अज्यूमिंग SLR एंड CRR टुगेदर टू बी 20%, जो हो जाएगा 100 रुपए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक ने सपोज करो ये मुकेश अंबानी है, ये कोई छोटी कंपनी है MSME, ये कोई फार्मर है, और लास्ट में कोई हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब हम लोग। सपोज बैंक ने सभी को 100 रुपए दिए, ठीक है, और बैंक के पास अपने भी 100 रुपए हैं। तो होगा क्या कि जब भी बैंक किसी को भी लोन देगा तो बैंक क्या करेगा? उस अकाउंट के साथ कुछ कैपिटल रख देगा साइड में। I'll explain। होगा क्या कि बैंक के पास ये 100 रुपए हैं, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक ने लोगों से 500 रुपए लिए और दिए। बैंक बोरोड फ्रॉम पीपल एंड लेंड द 100 रुपीज, इट केप्ट 100 रुपीज ओवर देयर, बट बैंक अपने 100 रुपए भी तो लेंड कर सकता है। बैंक का ये जो कैपिटल है, बैंक ये अपने पास क्यों रखेगा? बैंक ये भी लोगों को देगा तो बैंक इसके ऊपर भी 100 रुपए कमा लेगा, बैंक इस 100 रुपए के ऊपर भी कमा लेगा। सो बैंक विल बी एबल टू अर्न ऑन दिस कैपिटल ऑल्सो। बट पॉइंट इज, if the bank even lends out this capital, how will the bank be able to meet its losses? Hence we need to preserve this. We need to preserve the capital. इसलिए क्या होता है कि whenever the bank lends to any customer, the bank will have to keep aside a small portion of the capital associated with the account itself, but the money will remain with the bank। समझा देता हूं। बैंक क्या करेगा? बैंक जब किसी को भी लेंड करेगा, किसी को भी, तो बैंक इस अकाउंट के साथ ही कुछ रुपया रख देगा साइड में। ये 10 रुपए जो है ये बैंक के पास रहेंगे। द पर्सन विल बी लेंट ओनली 100 रुपीज। मुकेश अंबानी को 100 रुपए ही दिए जाएंगे। मुकेश अंबानी 100 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट देगा, पर ये 10 रुपए साइड में रख दिए जाएंगे, ताकि कल को अगर मुकेश अंबानी NPA बने और मुकेश अंबानी सिर्फ 90 रुपए ही रिटर्न कर पाए, तो बैंक उसमें 10 रुपए मिला ले और यहां पर बैंक के 100 रुपए पूरे हो जाए। तो बैंक क्या करेगा? आई नो तुम नहीं समझे हो। बैंक क्या करेगा? जब भी किसी को लोन देगा, बैंक साइड में उसके कैपिटल रख देगा। आज सपोज करो ये सब के सब 90 रुपए ही रिटर्न कर पा रहे हैं, तो 100 रुपए का लोन लिया, 90 रुपए रिटर्न किया, तो 90 रुपए रिटर्न किया तो 360 रुपीज तो यहां से आ गया। 40 रुपए बैंक ने साइड में रखे थे, 400 पूरे हो गए, 100 ये, 500 रुपए पूरे, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक अभी वापस अपने 60 रुपए लैंड कर सकता है, लैंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो whenever a bank lends to any customer, it keeps aside a certain portion of the capital। ये 10 रुपए यहां से आए हैं। It keeps aside a certain portion of the capital linked with the account, but this money is kept with the bank itself। Alright? तो
अभी बैंक के पास 100 रुपए थे, बैंक ने 10-10 रुपए रख दिए, तो बैंक के तो 10 रुपए गए, 10 रुपए गए, 10 रुपए गए, 10 रुपए गए। बैंक के पास फ्री कैपिटल कितना रहा? 60 रुपीज। बैंक लेफ्ट विथ 60 रुपीज, राइट। ये जो अमाउंट साइड में रखना होता है, ये स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी रखना होता है। इवन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स द बैंक हैज टू कीप असाइड सर्टेन पोर्शन ऑफ द कैपिटल। अब ये जो दिस पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच इज केप्ट असाइड, इट इज कॉल्ड प्रोविजन्ड अमाउंट। इट्स कॉल्ड प्रोविजन्ड अमाउंट। प्रोविजन अमाउंट। तो प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग मतलब कि लॉस के लिए प्रोविजन करना, अरेंजमेंट करना। तो प्रोविजनिंग क्या है? इफ वी आर मेंटेनिंग अ प्रोविजन्ड अमाउंट linked with every account, it is called a provision amount. It's called provisioning. The concept is called provisioning. ठीक है। अब सपोज करो ये जो MSME वाला जो लोन है, हाँ, ये जो MSME वाला लोन है ये बन गया NPA। ये NPA बन गया तो रिस्क बढ़ गया। रिस्क बढ़ गया तो अभी बैंक को क्या लग रहा है कि भाई 90 भी क्या 80 रुपए आएंगे सिर्फ। तो 80 आएंगे तो 100 पूरे करने के लिए बैंक को 10 रुपए और रखने पड़ेंगे। बैंक 10 रुपए रखेगा। So now if the bank thinks that this, and now if MSME is becoming an NPA and the bank thinks it will be able to get only 80 rupees, the bank will have to make 100 rupees. So 80 he'll be getting it from here. He'll have to keep 20 rupees aside. 10 rupees he has already kept aside. 10 he'll be keeping more. 20 रखा, पर यहाँ पर तो 60 में से 10 माइनस हो गए, क्योंकि ये 10 कहाँ से आए? वो 60 में से आए। Suppose now farmer becomes NPA. So again 10 rupees more kept over here, 10 rupees more gone from here. Suppose now household becomes NPA, 10 rupees more kept here, 10 rupees more gone from here. कितना बचा? 30. Can I say because of NPAs, the capital of the bank is getting eroded. तो यहां पर आप लिख लो that NPAs erode the capital of the bank. NPAs erode the capital of the bank. अब सपोज करो ये MSME वाला बन गया NPA से substandard asset, तो risk has increased further. Keep 10 rupees more. 10 rupees gone further. 20 left. Getting it? So NPAs they erode the capital of the bank. अभी suppose a person comes and he deposits 500 rupees. 100 रुपए फिर SLR CRR, and the bank should try to lend 400 rupees. ये 500 रुपए इंटरेस्ट के ऊपर लिए। अब ये जब तक ये 500 रुपए इंटरेस्ट के ऊपर देगा नहीं तो बैंक इसको इंटरेस्ट वापस कैसे करेगा? द बैंक नीड्स टू अर्न ऑन दिस अमाउंट सो दैट इट कैन रिटर्न इट बैक टू द डिपॉजिटर. Otherwise, how will be the bank able to return? How will be the bank able to pay interest to the depositor? But point is, अगर 400 रुपए लैंड करने हैं तो हमने क्या किया था? अगर 100 रुपए लैंड कर रहे थे, 10 रुपए प्रोविजनिंग अमाउंट रख रहे थे, राइट? So we were keeping 10% as provisioning amount. So here, if we have to lend 400, we need to have at least 40 rupees to be kept as provision amount. We need to keep at least 40 rupees as provision amount. But हमारे पास सारी कैपिटल कितनी बची है? सिर्फ 20 रुपए, जबकि साइड में रखने के लिए कितना पैसा चाहिए? 40 रुपए. So in this case, what can happen is the bank will be able to lend at the max 200 rupees, 20 rupees kept aside as provisioned amount. Nothing, the bank won't be able to lend 400 rupees. तो 200 रुपए बैंक के पास ऐसे ही पड़े रहेंगे. The bank won't be able to lend 200. The bank will be able to lend only 200, and that 20 will be kept as provisioned amount. But can I say because of NPAs, the lending capacity of the bank is decreasing? So write down that because of NPAs, lending capacity
of the banks reduce. अब बैंक की lending कैपेसिटी कम होगी, मीन्स बैंक मार्केट में lend ही नहीं कर सकता. बैंक cannot lend in the market, मार्केट में पैसे दे नहीं सकता. So when bank cannot lend in the market, people cannot borrow in the market. When people or corporates won't be able to borrow from the market, how will there be investment? और इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो ग्रोथ कैसी होगी? You getting my point? तो I hope now you understood कि how do NPAs they impact growth? They impact growth because NPA होगा तो बैंक की lending capacity कम हो जाएगी. Lending capacity कम क्यों हो जाएगी? Because there won't be any amount to be kept as provisioned amount. ऑलराइट, लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्रेडिट ऑफटेक मार्केट से कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी. तो अभी क्या करें, सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? तो सपोज करो कि मेरे पास एक जलेबी की दुकान है. सपोज आई हैव अ जलेबी शॉप. सो इफ आई हैव टू ओपन अ जलेबी शॉप, हु विल पुट मनी इन दैट जलेबी शॉप? आई विल पुट मनी इन द जलेबी शॉप. बट देन ग्रेजुअली माय जलेबी शॉप इट स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉस. कि मैं बाजार से रॉ मटेरियल खरीदता हूं, लोगों को जलेबी बेच देता हूं. बट देन आई स्टार्ट सेलिंग टू पीपल ऑन क्रेडिट, एंड द पीपल टू whom आई एम सेलिंग जलेबी ऑन क्रेडिट, दोज पीपल नेवर टर्न अप, दोज पीपल नेवर रिटर्न माई मनी. मैं तो लॉस में आ गया. लॉस में आ गया तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा रॉ मटेरियल खरीदने का, शुगर खरीदने का पैसा नहीं बचेगा, ऑयल खरीदने का पैसा नहीं बचेगा, मैदा खरीदने का पैसा नहीं बचेगा. आई वोंट बी एबल टू फंक्शन. तो उस केस में अगर मेरी दुकान लॉस में जा रही है तो उस दुकान में पैसा कौन डालेगा? दुकान का मालिक, राइट? सो इफ माय शॉप इज गेटिंग इनटू अ लॉस, हु इज गोइंग टू पुट मनी इन द शॉप? द ओनर ऑफ द शॉप. सो द मनी which I will be putting in the shop, it will be called capital for the shop. It will be called recapitalization of the shop. Similarly, if the banks they are not able to lend because they do not have capital with them, then who will provide capital to the banks? The capital to the banks will be provided by the owner of the banks. Owner of public sector banks is the government. So government it will provide capital to the bank. तो गवर्नमेंट जब बैंक को कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे, इसी को तो बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स. तो अब जब रिकैपिटलाइजेशन हो जाएगा, सो नाउ द बैंक्स विल हैव मनी टू बी केप्ट एज प्रोविजनड अमाउंट. तो बैंक विल बी एबल टू स्टार्ट टू लेंड. बैंक लेंड करेंगे मार्केट में, क्रेडिट मार्केट में लेंडिंग बढ़ेगी, बोरोइंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी. So recapitalization of banks, it leads to increase in lending by the banks, increase in investment in the economy, and hence increase in growth in the economy. All right, आगे चलते हैं. अब ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं प्रोविजन अमाउंट, बराबर. फिर अभी एमएसएमई की बात करूं. सपोज एमएसएमई को लोन कितना दिया गया था? 100 रुपए. बट सपोज MSME is able to return only 80. तो आउटस्टैंडिंग, फिर से समझाता हूं. MSME को लोन दिया गया 100 रुपए. सपोज करो MSME it returned 30 रुपीज. MSME returned 30 रुपीज, 70 रुपीज पेंडिंग रहा, आउटस्टैंडिंग रहा. तो जो 70 रुपीज आउटस्टैंडिंग रहा, इसको बोलते हैं नेट एनपीए. तो नेट एनपीए क्या है? नेट एनपीए इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट. जितना भी पैसा बाकी बचा उसको बोलते हैं नेट आउटस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट. दैट इज कॉल्ड नेट एनपीए.
पर इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर इफ आई ऐड प्रोविजनिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग तो वो है जो आदमी ने वापस करना है, बट बैंक ने भी तो अपने यहां पर प्रोविजनिंग अमाउंट कर रखा है, प्रोविजनिंग कर रखी है। मैंने क्या बोला, जब मुकेश अंबानी को 100 रुपए दिए, 10 रुपए प्रोविजनिंग अमाउंट रख लिया, एमएसएमई को 100 रुपए दिए, 10 रुपए प्रोविजनिंग अमाउंट रख दिया, एनपीए बना तो 10 रुपए और रख लिया, राइट। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर जितना एमएसएमई ने देना है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के अंदर इफ आई ऐड प्रोविजनिंग अमाउंट, इट इज कॉल्ड ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए क्या रहेगा, ग्रॉस एनपीए इज इक्वल टू नेट एनपीए प्लस प्रोविजन अमाउंट, प्लस प्रोविजन अमाउंट। क्लियर। और एक लास्ट चीज, तो ग्रॉस एनपीए कब बढ़ेगा, ग्रॉस एनपीए 3 सर्कमस्टांसेस में बढ़ेगा। व्हेन नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स इंक्रीज, जब ज्यादा लोगों का एनपीए बनेगा, एनपीए बढ़ेगा तो भी ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा। जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। सपोज करो मेरा अकाउंट एनपीए से सबस्टैंडर्ड एसेट बना, सबस्टैंडर्ड एसेट से डाउटफुल एसेट बढ़ा, तो भी मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहेगा। तो अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बढ़ा तो भी ग्रॉस एनपीए बढ़ेगा। और अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर अकाउंट एनपीए से सबस्टैंडर्ड एसेट बना और फिर डाउटफुल एसेट बना, तो प्रोविजनिंग अमाउंट भी तो बढ़ेगा, राइट। तो ग्रॉस एनपीए कैन इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स इंक्रीज, और इफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्रीज, और इफ प्रोविजनिंग अमाउंट इंक्रीज। ऑलराइट। फिर एक और टर्म है जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पीसीआर। पीसीआर क्या है, पीसीआर इज प्रोविजन्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए। So provisioned amount divided by gross NPA, it's called provisioning coverage ratio. All right. So in this discussion we have discussed a lot of things. हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एसेट क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि बैंक के लिए एसेट क्या होता है, बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि एसेट किस किस टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, सबस्टैंडर्ड एसेट होता है, डाउटफुल एसेट होता है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके साथ साथ हमारे पास SMA 0, SMA 1, SMA 2 भी रहते हैं। ये हो जाने के बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि प्रोविजनिंग नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए के, हाँ। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो कैपिटल है उसका रोल क्या होता है। कैपिटल का रोल क्या होता है कि इट हेल्प्स द बैंक टू मीट एनी लॉसेस, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया कि कैपिटल क्या है, जब भी बैंक लैंड करता है तो साइड में प्रोविजनिंग अमाउंट रखता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको नेट एनपीए बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में प्रोविजनिंग अमाउंट ऐड करते हैं उसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया कि एनपीए के कारण हाउ एनपीए इरोड द कैपिटल ऑफ द बैंक, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड हाउ बिकॉज ऑफ एनपीएज द ग्रोथ इज इंपैक्टेड, हाउ बिकॉज ऑफ एनपीएज द lending capacity of the bank is impacted. All right, that completes this discussion of net NPA, gross NPA, provisioning amount and classification of assets. Thank you.